हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGPT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस में फंड पड़ा होता है, वहां से फंड को ट्रांसफर करता है ये सिस्टम उन लोगों के पास जिनको उन फंड्स की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा बैंक 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 जो है फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। जिनके पास भी सरप्लस में फंड पड़ा होता है वो बैंक के पास क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, और बैंक उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व रख के बाकी का हिस्सा उन लोगों को लोन के फॉर्म में दे देता है जिनको पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस में फंड पड़ा हुआ है वहां से फंड ट्रांसफर करता है उन लोगों के पास जिनको उन फंड्स की जरूरत होती है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर चलती रहे, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर होती रहे। क्लियर है। अब क्वेश्चन था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करती है फाइनेंशियल सिस्टम को। तो पहले देखो, इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल बिजनेस विद सरप्लस फंड टू दोज हु नीड्स फंड। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है ऐसे इंडिविजुअल और बिजनेस जिनके पास सरप्लस में फंड अवेलेबल है उनको कनेक्ट करता है उन इंडिविजुअल और बिजनेसेस के साथ जिनको फंड्स की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसके अंदर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स की ग्रोथ करने का काम जो है वो करता है, प्रमोट करने का काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डिफाइन करती है। इट प्ले अ की रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल सिस्टम का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली हम यहाँ पर इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो कि बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, वो विलेजेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से हमें लोन देते हैं, अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल का हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं होता है। ये जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। जो प्रोसेसेस होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि कोई सिस्टमैटिक वे से यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो मन में आए वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इसका बिल्कुल उल्टा होता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। जैसे बैंक हो गई, बैंक के ऊपर प्रॉपर यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और स्ट्रक्चर्ड रूप से, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर एक्टिविटीज जो है वो फॉलो की जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फंक्शन नहीं होता है बैंक का। तो बैंक का मतलब आपको पता ही है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। डिपॉजिट से जो भी पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व रख के बाकी का हिस्सा वो लोन के फॉर्म में बाकी लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर देती है, और फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो उसका क्या कर देती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये क्या है, हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है बैंक की। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर बैंक परफॉर्म नहीं करता, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये तो फंक्शन परफॉर्म करता है और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रेडिंग इन गुड्स, तो ये फंक्शन बैंक परफॉर्म नहीं करता। हमारा जो बैंक है वो किसी भी तरह की गुड्स का ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता, खुद भी नहीं कर सकता, ना ही अपने कस्टमर के बिहाफ पे जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ए बैंक मस्ट हैव टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो देखो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है उसका जो सेकंड शेड्यूल है, कोई भी बैंक अगर सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड हो जाती है तो वो हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन जाती है। यानी कि अगर किसी भी बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनना है तो उसे सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो कोई भी बैंक यहाँ पर सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती, कुछ यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी होती है। जैसे कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख। यानी कि अगर कोई बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होने के लिए और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहली, द बैंक स्पीड अप कैपिटल एंड रेज फंड मस्ट बी एट लीस्ट 5 लाख। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो कैपिटल होनी चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल वो 5 लाख जो है वो होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए बैंक के तरीके से काम करता है, यानी कि जब भी बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है वो हमारा बैंक रेट कहलाता है। तो जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर इस बैंक रेट के ऊपर लोन जो है वो आरबीआई से ले सकते हैं, साथ के साथ वो क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, शेड्यूल्ड बैंक शुड मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई एट द रेट सेट बाय इट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको अपने टोटल डिपॉजिट का, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है सीआरआर के फॉर्म में। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अगर आप इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में बैंक ओपन करना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो आपको फुल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू सेटिंग अप अ बैंक। तो अगर आप एक बैंक स्टैब्लिश करना चाहते हो तो बैंक की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए, बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट होती है। द बैंक मस्ट मेंटेन अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ एट ऑल टाइम्स, ठीक है। बैंक की जो मिनिमम नेटवर्थ है वो हर हमेशा 500 करोड़ जो है वो होनी जरूरी है, तो ये भी रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी फॉर फाउंडर्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल विद अ मिनिमम ऑफ 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैंक स्टैब्लिश करना चाहता है तो कम से कम उसे बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिनटेक। फिनटेक हमारी यहाँ पर क्या होती है, पहला ये ट्रेडिशनल बैंक विद फिजिकल ब्रांच, की ट्रेडिशनल बैंक होती है जिसकी फिजिकल ब्रांच भी होती है। कंपनी दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिनटेक बेसिकली एक कंपनी होती है जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर करती है। जैसे एग्जांपल हमारा पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। ये सारी जो है कंपनीज हमारी फिनटेक के अंदर आ जाती है जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू बैंक। इसमें से कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यू बैंक का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहले न्यू बैंक होता क्या उसका मतलब समझ लेते हैं। न्यू बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि सारी की सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके प्रोवाइड करता है। यानी कि इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये बिना फिजिकल ब्रांच के ऑपरेट करता है और सारी की सारी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करता है।
पहले देखो, यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है न्यू बैंक का। इट ऑफर नीश फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो है डील करता है, नीश प्रोडक्ट ही यहाँ पर ऑफर करता है, मतलब हर तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर नहीं करता है। पार्टनरिंग विद ट्रेडिशनल बैंक टू सर्टेन सर्विसेज, अब देखो इसकी क्योंकि कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, तो इसे ट्रेडिशनल बैंक के साथ जो है वो पार्टनरशिप करनी जरूरी होती है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, तो ये भी हमारा फीचर होता है। दीज बैंक्स आर रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय आरबीआई, तो इन बैंक को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो आरबीआई होता है, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यू बैंक ही एक ऐसी क्लोदी बैंक है जिनको आरबीआई यहाँ पर रेगुलेट नहीं करती है। क्लियर है? रेगुलेट, अब सोचोगे क्या फिर ये बिना रेगुलेशन के काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई इनडायरेक्ट बेसिस को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि जिन ट्रेडिशनल बैंक के साथ ये पार्टनरशिप करता है उनको अल्टीमेटली कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, जिससे इनडायरेक्ट वे में न्यू बैंक भी रेगुलेट जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड्स, ठीक है। तो हमारा जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसका सेक्शन 8 डील करता है कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड होगा उसके कौन कौन से यहाँ पर मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे जो मेंबर्स है सेंट्रल बोर्ड के, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं इस बोर्ड के अंदर। तो सेंट्रल बोर्ड देखो आरबीआई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो यहाँ पर आरबीआई की जितनी भी पॉलिसीज वगैरह है, डिसीजंस वगैरह है, वो यहाँ पर लेती है। यानी कि आरबीआई कैसे काम करेगा सारा इसी के हाथ में जो है वो होता है, ठीक है। जैसे एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ऐसी आरबीआई के अंदर हमारा सेंट्रल बोर्ड होता है, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं? पहला देखो, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, तो बिल्कुल सही है। 4 डायरेक्टर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोकल बॉडी से, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 10 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस फील्ड, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। अब अगर हम टेन्योर की बात करें, तो जो गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर है, ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, पर मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 5 ईयर से उससे ज्यादा टेन्योर फिक्स नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उनको अपॉइंट करती है और अपनी मर्जी से ही हटा भी सकती है। डायरेक्टर की अगर बात करें, तो जो डायरेक्टर है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? यहाँ पर 4 साल का होता है। अगर हम रिमूवल की बात करें, तो जो सेक्शन 11 है आरबीआई एक्ट का, वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिमूव कर सकती है गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को और किसी भी डायरेक्टर को, मतलब कि ऑफिस से रिमूव करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? हमारी गवर्नमेंट के पास होती है। अगर हम मीटिंग्स की बात करें, तो मीटिंग के साथ डील करता है यहाँ पर सेक्शन 13। तो मीटिंग की अगर हम बात करें, तो हर साल के अंदर सेंट्रल बोर्ड को कम से कम 6 मीटिंग जो है वो करनी पड़ती है, और एक क्वार्टर के अंदर कम से कम एक मीटिंग तो करनी जरूरी ही होती है, यानी कि टोटल कितनी है? 6, और हर क्वार्टर के अंदर मिनिमम एक करनी जरूरी होती है। और अगर किसी केस में हमारा जो गवर्नर है वो किसी रीजन की वजह से मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है, तो हमारा जो डिप्टी गवर्नर होता है वो गवर्नर के बिहाफ पर वोट जो है वो डाल सकता है, गवर्नर के बिहाफ पर वोट जो है वो डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 every bank note shall be legal tender at any place in India in payment for the amount expressed where therein shall be guaranteed by, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो आरबीआई यहाँ पर नोट छापता है, जो आरबीआई यहाँ पर नोट छापता है वो लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब कि वो नोट इंडिया के अंदर कहीं भी चलाया जा सकता है, कोई भी पर्सन उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि उस नोट के ऊपर जो भी अमाउंट लिखी होती है उसको पे करने की जो गारंटी है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो अमाउंट लिखी होती है नोट के ऊपर उसको पे करने की गारंटी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द एसेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट शेल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रुपी कॉइन्स, रुपी सिक्योरिटीज to such aggregate amount is not less than the total liabilities of the issue department। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि इशू डिपार्टमेंट कौन है। देखो आरबीआई के अंदर नोट्स को इशू करने का काम जो डिपार्टमेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इशू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 33 है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सेक्शन 33 है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इशू डिपार्टमेंट है उसकी जो एसेट्स है वो किसी भी टाइम पर लाइबिलिटी से कम नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल जो है वो होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो क्या है कि जो इश्यू डिपार्टमेंट है वो जब भी नोट्स इश्यू करता है तो वो नोट्स क्या है?
जो उसने मार्केट में इशू किया है वो लाइबिलिटीज है इशू डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो जितना वो नोट्स इशू करेगा, जितनी लाइबिलिटीज है उसके इक्वल में उसे एसेट्स भी मेंटेन करके जो है वो रखनी जरूरी है। तो ये जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 33 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम बीआर एक्ट की बात करें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? पहली, एनी कंपनी कैन यूज द वर्ड बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग इन इट्स नेम। कोई भी कंपनी है वो अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर या बैंकिंग वर्ड को यूज कर सकती है। या फिर ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज द वर्ड बैंक, बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम। या फिर बीआर एक्ट डज नॉट रेगुलेट द यूज ऑफ दीज वर्ड्स इन द कंपनीज नेम। या फिर बैंकिंग कंपनी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस नेम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो बीआर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, बीआर एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो बैंक्स हैं वही अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर और बैंकिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। और कम से कम उन्हें इनमें से एक वर्ड जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ बैंक। जो मैनेजमेंट है हमारी बैंक की, जो बैंक को मैनेज करता है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय और कैन बी मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट। यानी कि कोई भी बैंकिंग कंपनी एक मैनेजिंग एजेंट को हायर नहीं कर सकती है बैंक को मैनेज करने के लिए। मैनेजिंग एजेंट का मतलब वो पर्सन जो कि पहले से किसी दूसरी पर्सन का एजेंट है। जैसे अगर मान के चलो ए और बी पर्सन है, जो ए पर्सन है उसने बी पर्सन को एज अ एजेंट यहाँ पर हायर किया है, तो जो बैंक है वो बी पर्सन को बैंक को मैनेज करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता है और ये किसी बैंक को मैनेज भी नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। जो बैंक है वो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी दूसरी बैंक का डायरेक्टर है या कंपनी का डायरेक्टर है उसको अपॉइंट नहीं कर सकती है बैंक की मैनेजमेंट के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एवरी बैंकिंग कंपनी कैन बी मैनेज बाय अ पार्ट टाइम चेयरमैन। जो बैंकिंग कंपनी है उसको एक पार्ट टाइम चेयरमैन यहाँ पर मैनेज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो बैंकिंग कंपनी को मैनेज करने के लिए होल टाइम चेयरमैन की जरूरत पड़ती है। इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु हैज बीन एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट हो चुका है तो बैंक उसको यहाँ पर ऐसा चेयरमैन बैंक की मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेक्शन 20 ऑफ द बीआर एक्ट डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स फॉर मेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो बैंकिंग कंपनी शैल। तो देखो हमारा जो सेक्शन 20 है बीआर एक्ट का वो डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स। बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो कुछ टाइप की लोन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कौन 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 से ऐसे लोन है जो बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकती? पहला, ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। एक बैंक अपने ही शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी लेके लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे अगर मान के चलो हमारे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, इसके शेयर्स एक पर्सन ने बाय किए हुए हैं 10 लाख रुपए के, और इन शेयर्स को गिरवी रख के वो एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहता है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर लोन नहीं दे सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। जो हमारा बैंक है वो अपने खुद के डायरेक्टर को किसी भी तरह का लोन एडवांस नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ग्रांट एनी लोन्स और सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो बैंक है वो किसी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट यानी कि किसी दूसरी कंपनी को एज अ सिक्योरिटी रखकर बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। एनी कंपनी और फॉर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ द बैंक इज इंटरेस्टेड। जो हमारा बैंक है, अगर मान के चलो बैंक का डायरेक्टर है वो किसी फॉर्म के अंदर किसी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर उनका पार्टनर है, तो बैंक उनको भी लोन यहाँ पर नहीं दे सकता है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? पहला देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी बनाती है। अब ये फिस्कल पॉलिसी है क्या? तो जनरली देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट है,
उसको यहाँ पर कंट्रोल करती है, जो मनी सप्लाई है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू, क्या है, टैक्सेशन के थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और कंट्री की ग्रोथ करती है। ठीक है, वो यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी के अंदर स्पेंडिंग को बढ़ा के या फिर कम करके, टैक्सेशन को बढ़ा के कम करके इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी। इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, इट इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ये जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन के साथ रिलेटेड होती है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग और रेवेन्यू के थ्रू जो है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट अटेम्प्ट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिजिकल पॉलिसी के द्वारा हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करती है, सप्लाई ऑफ मनी को भी कंट्रोल करती है। द टू मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज मेंटेनिंग गुड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड करना नहीं होता है, इसके लिए अलग से पॉलिसी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी। अब ये होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है वो रिसेशन या फिर डिप्रेशन के टाइम जो है वो यूज की जाती है। जब भी इकोनॉमी के अंदर डाउनटर्न चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस में हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी जो स्पेंडिंग होती है उसको इंक्रीज कर देती है, साथ ही साथ जो टैक्सेशन होती है उसमें भी यहाँ पर कट्स लगा देती है, यानी कि टैक्सेशन भी कम कर देती है ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और वो डिमांड करे और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो और हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन या फिर डिप्रेशन से बाहर निकल सके। कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी वो बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन के टाइम यूज की जाती है, जब इकोनॉमी में बूम आया होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और इसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करती है, अपनी जो स्पेंडिंग होती है उसे कम कर देती है, साथ ही साथ जो टैक्सेशन है उसे भी इंक्रीज कर देती है ताकि जो मनी सप्लाई है उसे कम किया जा सके, लोगों से पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखती है और इससे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एक्ट सेटअप विच सेट द टारगेट फॉर गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड। एक ऐसा है जिसको यहाँ पर सेटअप किया गया था ताकि गवर्नमेंट के लिए एक टारगेट फिक्स किया जा सके, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर काम कर सके और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पर कम हो सके और जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स है वो भी इंप्रूव की जा सके। पहला फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस एक्ट को बेसिकली यहाँ पर जनवरी 2000 के अंदर एक कमेटी बिठाई गई थी जिनको लीड किया था डॉक्टर EAS शर्मा ने, और इसका काम क्या था कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो है वो तैयार किया जा सके। इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर दिसंबर 2000 को पेश की थी, प्रेजेंट की थी, और ये 2003 के अंदर एक एक्ट जो है वो बन गया। इट इज एन एक्ट पार्लियामेंट दैट सेट टारगेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए टारगेट फिक्स करता है ताकि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट है पब्लिक फंड्स की, और जो फिजिकल प्रूडेंस है उनको भी यहाँ पर मजबूत जो है वो बनाया जा सके और जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से हमारा कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पहला देखो, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, फोकसिंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लाइक कमर्शियल बैंक्स, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज होती है या फिर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही होती है, और इनका काम होता है एक स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट करना। जैसे कि जो नाबार्ड है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट करती है, जो सिडबी है वो यहाँ पर MSME सेक्टर की यहाँ पर डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है यहाँ पर खासियत होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
फीचर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होता है, जैसे 10 साल 20 साल। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक फोकस तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करती है, उसकी स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके उनको पूरा करने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एम ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को जो है वो इनहांस किया जाए, इंक्रीज किया जा सके। कंसेशनल रेट, ये जो लोन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हमारे जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो लोन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसका ठीक है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट की बात करें तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है और गारंटीज भी प्रोवाइड करती है। हमारी जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए ही काम करती है, यानी कि दोनों सेक्टर को लोन यहाँ पर प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर काम करती है, यानी कि प्रॉफिट कमाना इसका पर्पज नहीं बल्कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी, लोगों की ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट पहुंचाना, इसके लिए जो है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ सिडबी, इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन होता है सिडबी का। तो जो सिडबी है इसका पूरा नाम है हमारा यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो काम है वो हमारे देश के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना और उनको डेवलप करना। इसके लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को जो सिडबी है वो यहाँ पर कई तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1990 के अंदर। ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरीके से काम करती है और इसको बनाने के लिए यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1989 जो है वो पास किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन होता है सिडबी का। तो पहला देखो, इट प्रोवाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंस टू एमएसएमई सेक्टर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये कई तरीके से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी फंड्स प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर को। इट रीफाइनेंस लोन दैट आर एक्सटेंडेड बाय प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन टू द एमएसएमई यूनिट्स। विलेजेस में जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन काम कर रही है उन्होंने जो भी पैसा, जो भी लोन यहाँ पर एमएसएमई यूनिट्स को दिया है वो पैसा वापस करने का काम भी यहाँ पर सिडबी करता है, यानी कि सिडबी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है, फिर वो आगे यहाँ पर फार्मर्स को जो है वो पैसा दे देता है। ठीक है, उसके बाद इट इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग मार्केट चैनल फॉर प्रोडक्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो जो एमएसएमई सेक्टर यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है उनकी जो मार्केट है जहाँ पे वो प्रोडक्ट सोल्ड किए जाते हैं उनको भी एक्सपेंड करने का काम जो है सिडबी करता है, तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड फाइनेंस फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सिडबी परफॉर्म करता है, पर जो चौथा फंक्शन है वो यहाँ पर सिडबी परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड, इसमें से कौन सा हमारा इनिशिएटिव जो है वो नाबार्ड का इनिशिएटिव है। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधान प्रगट कृषि विकास योजना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर नाबार्ड ने लिए हैं। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो नाबार्ड बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को डेवलप और प्रमोट करने का काम जो है वो करता है। ये कई तरह की फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन सेक्टर्स को, साथ के साथ कई पॉलिसी भी बनाता है, कई प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है ताकि रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की जा सके। इसको बनाया गया था इसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि ये क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, इंस्टीट्यूशंस को जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही है। ठीक है, नाबार्ड को सेटअप किया गया था 1982 में और इसके लिए जो एक्ट पास किया गया था वो था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ NABFID। ठीक है, तो हमारा जो NABFID इसका यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो NABFID का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और इसको 2021 में बनाया गया था। इसका जो मेन काम है वो यही है कि हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, उसे डेवलप किया जा सके। तो जितने भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम, इन्वेस्टमेंट करने का काम, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम जो है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है वो करता है। इसको 2021 में बनाया गया था और ये तो अप्रैल 2021 से इसने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NABFID। पहला,
प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी हमारे सेगमेंट्स है सोसाइटी के, उनके लिए हाउसिंग फाइनेंस उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना, ये प्राइमरी फंक्शन था। या फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना। या फिर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, या फिर डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउसिंग फाइनेंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा NABFID है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर ऑपरेट किए जा रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, ताकि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रामीण बैंक। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ग्रामीण बैंक के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, ग्रामीण ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश 1983 इन विलेज ऑफ जोबरा इन बांग्लादेश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस बैंक को बनाया गया था ताकि ये जो जोबरा विलेज के लोग हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सके और वो अपना काम जो है वो कर सके, क्योंकि उससे पहले जो वो लोन वगैरह लेते थे वो महाजन वगैरह से लेते थे, मनी लैंडर से लेते थे, जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो डेट में फंसे रहते थे। तो इस चीज को देखकर इसको स्टार्ट यहाँ पर किया गया था। इस समय ग्रामीण बैंक जो है उसकी लगभग 26 ब्रांचेस हैं और वो 80,000 गांव में ऑपरेट करती। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेंबर जो होते हैं ग्रामीण बैंक के, वो बैंक के ऑनर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो ग्रामीण बैंक के मेंबर्स हैं वही उसके यहाँ पर ऑनर्स भी होते हैं। जो लोन रिपेमेंट रेट है ग्रामीण बैंक का वो 99% है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिंकेज फॉर बोरोइंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लिंकेज फॉर बोरोइंग के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहले लिंकेज फॉर बोरोइंग है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया गया था नाबार्ड के द्वारा 1992 के अंदर। और इस प्रोग्राम का पर्पस था कि जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनको बैंकों के साथ लिंक किया जाए, ताकि उनको बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर मिल सके। यानी कि उनके पास जो भी सेविंग्स है वो उनको डिपॉजिट करवा सके, उनके ऊपर इंटरेस्ट कमा सके, साथ ही साथ अगर उन्हें लोन चाहिए तो लोन भी यहाँ पर मिल सके। अब आप सोचोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसी एंटिटी होती है जिनको यहाँ पर 10 या 15 लोग मिलकर बनाते हैं, ताकि उनको यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज मिल सके। जैसे कि एक गांव के अंदर मान लो 10 लोग हैं, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है, उन्होंने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। जिनके पास सेविंग्स होती है वो उसको डिपॉजिट करवा देते हैं, और उन्हीं सेविंग से सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने उन मेंबर्स को जिनको लोन की जरूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड कर देती है, और उनका काम चलता रहता है। ठीक है, तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही बैंकों के साथ लिंक करने के लिए नबार्ड ने इसको 1992 के अंदर लॉन्च किया था। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी सैंक्शन सेविंग्स लिंक्ड लोन बाय बैंक्स। तो जो बैंक है वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेविंग के बेस पर लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लोन है वो यहाँ पर सेविंग का 4 टाइम्स हो सकता है। यानी कि अगर मान के चलो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेविंग्स जो है वो 1 लाख रुपए है, तो उसको मैक्सिमम उसका 4 गुना यानी कि 4 लाख रुपए यहाँ पे लोन जो है वो मिल सकता है। द लोन वुड बी इन द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो लोन है ना वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेम पर ही होना चाहिए। उसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटी शुड बी टेकन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय बैंक्स। जो बैंक है जब भी वो लोन देगा तो वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोलैटरल डिमांड करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना वो अपने सेविंग के बेस पर सीधा लोन ले सकता है, उसे कोलैटरल में कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहली 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर जो चौथी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मॉडल सेकंड हाउ डू एनजीओ कंट्रीब्यूट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। तो अगर हम यहाँ पर मॉडल 2 की बात करें तो जो हमारा एनजीओ है वो यहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी जो यहाँ पर एनजीओ है, एनजीओ वो है जो कि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाती है और उसको प्रमोट करती है। तो जब हम मॉडल 2 की बात करते हैं, मॉडल 1 में ना जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो खुद से ही बैंक के साथ डील करता है, उनसे यहाँ पर लोन वगैरह जो है वो लेता है, एनजीओ का कोई रोल नहीं होता। पर मॉडल सेकंड के अंदर जो एनजीओ है उसका मेन काम होता है कि वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को उसकी फॉर्मेशन करेगी और उसकी प्रमोशन भी करेगी और हेल्प करेगी कि उसे बैंक से यहाँ पर लोन वगैरह जो है वो मिल सके। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मॉडल वन के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद सारा काम करेगी, बैंक से डील करेगी, लोन लेगी। और मॉडल 2 के अंदर जो एनजीओ है वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की
हेल्प करेगी। मॉडल 3 के अंदर जो एनजीओ है वो बैंक से लोन लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन जो है वो प्रोवाइड करेगी, यानी कि मॉडल 3 के अंदर वो एक यहाँ पर इंटरमीडिएटरी के तरीके से काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मैलकम कमेटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई टू स्टडी द इश्यूज एंड कंसर्न इन एमएफआई सेक्टर। रिकमेंडेशन ऑफ द मैलकम कमेटी इंक्लूड्स, ठीक है। तो आरबीआई ने यहाँ पर जो हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर है उसके साथ जो भी इश्यूज है, कंसर्न है, उसको स्टडी करने के लिए मेलकम कमेटी बनाई थी। और मेलकम कमेटी ने स्टडी करने के बाद यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो रिकमेंडेशन क्या है? पहला क्या है? क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। तो जो हमारी मेलकम कमेटी उसने बोला कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस लोन है ना, उसका एक क्राइटेरिया हमें फिक्स करना है, यानी कि कौन यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस लोन होगा, कौन नहीं होगा, उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट। जो प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। और जो इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा वो भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो किया जाएगा, यानी कि कोई भी चीज यहाँ पर छुपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रॉपर सिस्टम भी यहाँ पर स्टैब्लिश करना है ताकि जो ग्रीवियांसेस है उनको प्रॉपर तरीके से रिड्रेस किया जा सके, उसे प्रॉपर तरीके से रिमूव किया जा सके। तो ये सारी की सारी जो रिकमेंडेशन थी वो हमारी मेलकम कमेटी थी, मेलकम कमेटी की थी, जिन्होंने यहाँ पर दी थी। और आरबीआई ने रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट भी किया, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए डिफाइनिंग क्राइटेरिया फिक्स किया कि 3 लाख से कम लोन हमारा माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनबीएफसी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एनबीएफसी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है क्या, उसका मतलब समझते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि यहाँ पर बैंकों की जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर उसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल पे हमारा मुथूट फाइनेंस, ठीक है। जो मुथूट फाइनेंस है वो यहाँ पर गोल्ड लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, और बैंक भी हमारा यहाँ पर गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर मुथूट फाइनेंस के पास प्रॉपर यहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, तो मुथूट फाइनेंस हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो कहलाएगा। एक और एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसके अगेंस्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पर इसके पास भी प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, तो ये हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली, एनबीएफसी डू नॉट होल्ड बैंकिंग लाइसेंस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। जो एनबीएफसी है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड पे रीपेबल होते हैं, जैसे कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पर वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। वो किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे 5 साल 10 साल के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, और उस टाइम तक यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको पैसा जो है वो दिया जाता है। यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद एनबीएफसी कैन इशू डिमांड ड्राफ्ट लाइक बैंक। जो एनबीएफसी है वो बैंकों के तरीके से डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनबीएफसी डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकती है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसका पार्ट एनबीएफसी नहीं बन सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एनबीएफसी के रिगार्डिंग ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नेट ओन्ड फंड्स फॉर एन एनबीएफसी। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो जो नेट ओन्ड फंड है उसका क्या रोल होता है? पहला, टू डिटरमाइन द मैक्सिमम लोन अमाउंट इट कैन ऑफर, यानी कि एक एनबीएफसी कितना मैक्सिमम लोन दे सकती है उसको डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है। या फिर टू इंश्योर कंपनीज मिनिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि ये इंश्योर करना कि कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन है, वो यहाँ पर डूबेगी नहीं। या फिर टू डिफाइन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इट कैन प्रोवाइड, टू एक्ट एज अ रिजर्व फॉर लोन डिफॉल्ट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेट और फंड से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी है उसके पास मिनिमम इतना तो पैसा है कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से चल पाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेट ओन फंड्स कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ओन्ड फंड। ठीक है, तो जो हमारे ओन्ड फंड होते हैं, अगर हमें उससे नेट ओन्ड फंड कैलकुलेट करना हो तो हमें कौन कौन से यहाँ पर जो आइटम्स है वो डिडक्ट करने की जरूरत होती है। पहली, इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनबीएफसी इन शेयर्स ऑफ इट्स सब्सिडरीज कंपनीज इन द सेम ग्रुप। ठीक है, तो एनबीएफसी ने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी सब्सिडरी के अंदर या फिर सेम ग्रुप ऑफ कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बिल्कुल ये डिडक्ट किया जाता है।
उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ डिवेंचर बॉन्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स एडवांसेस इंक्लूडिंग हायर परचेज लीज फाइनेंस मेड टू सब्सिडरीज एंड कंपनीज इन द सेम ग्रुप, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेम ग्रुप में अगर आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है, चाहे डिवेंचर लिया है, बॉन्ड लिया है, आउटस्टैंडिंग लोन है, एडवांसेस है, तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर नेट ओन फंड आएगा। उसके बाद डिपॉजिट विद सब्सिडरीज एंड कंपनीज द सेम ग्रुप, अगर आपने सेम ग्रुप की कंपनी या फिर सब्सिडरी में किसी भी तरह की डिपॉजिट किया है, तो उसे भी आपको यहाँ पर माइनस जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये सभी की सभी चीजें जो है वो हमें नेट ऑन फंड से ओन्ड फंड से माइनस करनी होती है, जब भी हमें नेट ऑन फंड जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट एनी रूल्स इन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। अगर हम एनबीएफसी की रेगुलेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर एनबीएफसी की रेगुलेशन की बात करें, तो इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है, कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि यहाँ पर एनबीएफसी को रेगुलेट करने में कोई भी काम नहीं करती, यानी कि एनबीएफसी को रेगुलेट करने में इसका कोई भी रोल नहीं होता। पहले नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए। नॉर्मली अगर आपसे कभी कोई पूछे कि एनबीएफसी को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है इन जनरल, तो हमारा आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन जनरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, पर कुछ खास तरह के एनबीएफसी को छोड़ के, कुछ खास तरह के एनबीएफसी को छोड़ के, जैसे कि जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी, उनको कौन रेगुलेट करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो चिट फंड्स वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट करने का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर जो निधि फंड्स होते हैं उनको भी यहाँ पर रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए। जैसे कि हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा। फिस्कल पॉलिसी के बारे में जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फिस्कल पॉलिसी को देश की गवर्नमेंट बनाती है। इंडिया के अंदर कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, ताकि हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल किया जा सके। देखो, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करे, तो उसके पास क्या तरीका, उसके पास है फिस्कल पॉलिसी। वो फिस्कल पॉलिसी के जरिए जैसे कभी वो अपनी खर्चों को बढ़ा देती है, कभी टैक्स को बढ़ा देती है, ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके बाद कई बार साथ में ना मॉनेटरी पॉलिसी की कंफ्यूजन भी होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, फिर उसे कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। इंडिया के अंदर कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि सर फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो देखो, दोनों पॉलिसी का पर्पस सेम है। दोनों पॉलिसी का पर्पस सेम है कि हमें जो इकोनॉमी है उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है। बस थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है। फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट बना रही है, वो अपनी स्पेंडिंग टैक्सेशन के थ्रू कंट्रोल कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे देश के अंदर आरबीआई बना रही है, और वो यहाँ पर अलग अलग जैसे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके थ्रू यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है और इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, पर्पस सेम है, तरीका बस यहाँ पर अलग है, और जो एंटिटीज बना रही है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1934, ये बेसिकली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है इंडिया के अंदर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स है, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर बैंकों को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, तो कई लोग कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर आपसे कोई एक एक्ट पूछे इन जनरल, तो आपका आंसर रहना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हालांकि आरबीआई की भी कुछ यहाँ पर प्रोविजन एप्लीकेबल होती है, पर जो मेन एक्ट है वो हमारा बीआर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है? तो ये यहाँ पर कुछ डाउट्स थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए। एक और डाउट कई बार आता है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है बैंकों की जैसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, पर इसका मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बैंक के तरीके से ही काम करती है, पर इसका पर्पस होता है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर।
इसका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, बल्कि इसे देश की डेवलपमेंट करनी होती है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए हमने अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर चैट बॉक्स के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका जो सारा का सारा जो सिलेबस है वो डिटेल में कवर हो जाए। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाते हैं ताकि किसी भी तरह का डाउट ना हो सके। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है, ठीक है। तो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो फटाफट से कर लीजिए। हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। साथ के साथ हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बेल जरूर यहाँ पर दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ जाए उसका पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास ही आए, ठीक है। मैं यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो लगातार लाता रहूंगा। तो आपको इन सभी सीरीज को अच्छे तरीके से अटेंड करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल की हो सके, अच्छी तरीके से हो सके, और आपका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे ये जो क्लासेस है इनको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।